स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि आंग्ल मैसूर का पहला और दूसरा युद्ध। आज का हमारा टॉपिक में आज हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में आंग्ल मैसूर के बीच में जो तीसरा और चौथा युद्ध हुआ उसको। क्योंकि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में बस 4 युद्ध हुए थे पूरे मिलाकर। उन 4 युद्धों को हमने कल 2 कवर किया, आज 2 कवर करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध। आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध, ठीक। और ये कब से कब तक चला? 1790 से 1792। 1792 इसके बीच में यह युद्ध हुआ। अब इस युद्ध, ये जो युद्ध होता है ये किसके किसके मध्य होता है? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य, ठीक। तो अब टीपू के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि उसका व्यक्तित्व कैसा था। टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान व्यक्ति कैसा था? तो देखिए, शुरुआत में इसका नाम केवल टीपू ही था। 1787 में इसने सुल्तान की उपाधि ली। बहुत ही बहादुर, बहुत ही मतलब तेज दिमाग वाला, निडर स्वभाव का, साहसी, ऐसा योद्धा था टीपू सुल्तान। इसके बारे में इससे अंग्रेज भी डरते थे। इसको सीधा साधा दैत्य बोलते थे अंग्रेज। और टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि यह कहता था, खुद ही कहता था कि अगर एक भेड़ की लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की भांति एक दिन जियो। मतलब भेड़ तो बहुत लंबा जीती है, उस तरह से जीने से कोई मतलब नहीं है। एक ही दिन जियो लेकिन शेर के जैसे जियो। इस तरीके का एटीट्यूड था, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड था, क्योंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध था। अब उसके बारे में और भी कहा जाता है कि यह किसानों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल था। कैसे? उस समय जो भू राजस्व वसूला जाता था, मतलब इसके राज्य में जितनी जमीनें हैं, वह इसके पहले क्या होता था कि एक जमींदार रहते थे, उनके अंडर में कई सारे गांव, और वो जमींदार वसूलते थे किसानों से। मान लीजिए भू राजस्व की राशि है 100 रुपए, हो सकता है वो 150 वसूलते हो, इसको 100 ही देते हो। यह बात जब टीपू को पता चली तो उसने कहा कि सारे जमींदारों से उनकी जमीनें ले ली जाए और उनकी जमीनों को कृषकों में दिया जाए, सामान्य किसानों में दिया जाए, और हम लोग सीधा संपर्क किससे साधेंगे? किसानों से। और उसने अपने नाम का सिक्का चलवाया, बाद में देवी देवताओं के भी नाम का सिक्का चलवाया। श्रृंगेरी मंदिर के पुनर्निर्माण में उसने अपना दान भी दिया था, है ना। ये सब चीजें उसके अंदर, मतलब उसके अंदर थी। कहा जाता है कि यह जो टीपू सुल्तान है, यह फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था, बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था। फ्रांस में बेसिकली एक बार क्रांति हुई, इसलिए क्योंकि वहां के राजा और वहां पे जनता के बीच में एक टसल था। जनता में कई सारे वर्ग थे और उसमें का एक ही वर्ग था जिसको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। बाकी कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। तो वहां के लोगों ने क्रांति कर दी, और क्रांति करने के बाद से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसकी बात उन लोगों ने की। यह बात टीपू को बड़ी अच्छी लगती थी। लगता था कि भाई फ्रांस के जैसा होना चाहिए, मतलब लोगों में समानता होनी चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस तरीके की बात टीपू सुल्तान करता था। और इसी क्रम में एक कारण और भी था। फ्रांस से इसलिए ज्यादा प्रभावित था क्योंकि इसको पता था कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों से इसका युद्ध तो होना ही है। एक युद्ध लड़ ही चुका था, एक युद्ध ये लड़ चुका था। दूसरा वाला, इसके पिताजी, जो युद्ध चला था 1780 से 1784 के बीच में चला था, आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध, तो इसमें 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, और 82 से 84 तक कौन लड़ा? टीपू सुल्तान। तो ये संतुष्ट तो नहीं था, इसके बाद से मंगलौर की संधि हुई, और उस संधि के तहत यह युद्ध रुक गया, दूसरा वाला। इसको पता था कि आज नहीं कल अंग्रेज तो फिर हमसे लोहा लेंगे ही, फिर एक लड़ाई तो होगी ही। तो अंग्रेजों से यदि लड़ना है तो उन्हीं के तरह से एक हमारी सेना होनी चाहिए। जैसे उनको ट्रेनिंग मिलता है वैसे ही ट्रेनिंग हमारी सेना को भी मिलनी चाहिए। अब चूंकि उसको पता था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की पटती नहीं है, तो उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो गया। तो उसने क्या किया, फ्रांसीसियों को
से थोड़ा सा मिला जुला, उनसे अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलवाया और ट्रेनिंग इस कदर दिलवाया ताकि वो बहुत अच्छे से लोहा ले सके। यह सब इसकी कारनामे थे। बहुत अच्छे से अपनी सेना को सुसज्जित किया, अपने राज्य को 7 भागों में बांट दिया, है ना। तो यह सब काम टीपू सुल्तान करता था। अब रही बात कि आखिर में तीसरा युद्ध अचानक हुआ कैसे। तो देखिए, कोई भी चीज अचानक तो होती नहीं है ना। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था कार्नवालिस। कौन था? कार्नवालिस। यह गवर्नर जनरल था। उसने एक लिस्ट निकाला। कैसी लिस्ट? कि हमारे मित्र कौन कौन हैं, और उस लिस्ट में टीपू सुल्तान का नाम नहीं था। अब टीपू सुल्तान का नाम नहीं होना, ये तो खैर उसको लगी गया झटका कि यार बताओ, नाम नहीं है मेरा, मतलब मैं दोस्त नहीं हूं, इसका मतलब दुश्मन हूं। और इसके साथ ही साथ, जैसे मान लीजिए यह मैसूर राज्य है, मैसूर के ही बगल में त्रावणकोर था। क्या था? त्रावणकोर। ये हो गया मैसूर, ये हो गया निजाम का क्षेत्र, इधर हो गए पूरा मराठे, इधर हो गए अंग्रेज। टीपू सुल्तान को जब यह पता चला कि अंग्रेज ने कार्नवालिस ने अपने फ्रेंड लिस्ट में मुझे नहीं रखा है, तो थोड़ा बुरा लगा। आजकल अगर किसी को कोई फ्रेंड अपना रख कर और बाद में अनफ्रेंड कर दे सोशल मीडिया पे, तो सोचिए उसको बुरा नहीं लगेगा। और यहाँ तो राज्य की बात थी, अंग्रेज बहुत ज्यादा ताकतवर भी थे, और वह कह रहा है कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, तो इसको झटका तो लगा। इससे और बड़ा झटका इसको तब लग गया जब उस लिस्ट में त्रावणकोर के राजा का नाम था। तब कहा अच्छा। फिर टीपू सुल्तान ने, मतलब मैसूर वाले ने, त्रावणकोर पर ही हमला किया पहले। कहा तुम्हारा दोस्त है तो पहले इसी को निपटाऊंगा। और 1789 में, 1789 में टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। हमला कर दिया, ठीक। 89 में हमला किया। भाई हमला किया तो अंग्रेज तो इसको बचाने आएंगे। दूसरी बात, उनको ये भी पता है कि मैसूर बहुत बड़ी शक्ति है, टीपू सुल्तान बहुत बड़ी शक्ति है। यदि हमने मैसूर को हरा दिया तो समझिए कि पूरा दक्षिण भारत हमारे कब्जे में है, उनको ऐसा लगता था। और अंग्रेज ने एक चाल और चली। इसमें कार्नवालिस ने मराठे और निजाम को कहा, मराठे और निजाम को, कि देखो टीपू की शक्ति बढ़ रही है, तुम लोग हमारा साथ दो, टीपू को हम लोग हराकर समाप्त करते हैं। उसके बाद से जितना हम लोग जीतेंगे, आधा आधा आपस में बांट लेंगे, मतलब 3 पार्ट करेंगे, मैं भी लूंगा, तुम दोनों भी लेना। इन दोनों को लगा कि यार बात तो अच्छी कर रहा है, करना क्या है, ठीक। अब इन तीनों ने सम्मिलित रूप से आक्रमण किया श्रीरंगपट्टनम पर, टीपू सुल्तान के ऊपर। शुरुआती लड़ाई में टीपू सुल्तान उन तीनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि टीपू सुल्तान हार गया। और जब हारा तो कार्नवालिस ने उसके साथ संधि की 1792 में। कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनकी राजधानी थी, टीपू सुल्तान की वह क्या थी? राजधानी। संधि करता है। अब इस संधि की जरा शर्तें सुनिए। इस संधि में यह था कि युद्ध का हर्जाना टीपू को 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कुछ जगहों पे 3.3 भी मिलता है, कुछ जगहों पे 3 करोड़, कुछ जगहों पे 4 करोड़। अगर कहीं पौंड में आ जाए तो आप लोग लिखिएगा उसमें 30 लाख पौंड देना था। किसको? टीपू सुल्तान को। अब टीपू ने कहा कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। कह सब कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, धीरे धीरे दे देना इंस्टॉलमेंट में। और उसके 2 बच्चों, एक नाम अब्दुल खालिक और दूसरे का नाम था मोइजुद्दीन, दोनों को लेकर गए। और कार्नवालिस इन दोनों को अपने पास लेकर चला गया बंधक बना के, और कहा कि जब तुम पैसे दे दोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। दूसरी शर्त ये भी रखा, क्योंकि उसको पता था कि बच्चे रहेंगे तो ये उछल कूद नहीं करेगा, तो ये भी हो गया। तीसरा, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान को अपने मैसूर का आधा मैसूर देना पड़ गया। किसको?
कर्नवालिस को, अंग्रेजों को देना पड़ गया आधा। कर्नवालिस ने यहां पर बहुत समझदारी निभाई। क्या? वो जानता था कि यदि हम चाहता तो पूरा ले लेता, क्योंकि टीपू सुल्तान हार गए थे। अगर चाहता कर्नवालिस तो पूरा मैसूर पर कब्जा कर लेता, लेकिन चूंकि उसने वादा किया था मराठे और निजाम से कि यदि हम जीतते हैं तो बराबर में हिस्सेदारी लगेगी। अब यदि पूरा लेता तो पूरा का हिस्सा इन दोनों को देना पड़ता, और आधा ही लेकर छोड़ दिया। इसी समय का एक स्टेटमेंट कहा जाता है इसका, कर्नवालिस का, कि उसने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर मतलब इन दोनों को जमीन देने की बजाय इनको पूरा जमीन नहीं दिया, और अपने जो शत्रु था, टीपू था, उसको क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। यदि पूरा जमीन देते तो इनको पता था कि यहां से भी भू राजस्व की राशि इनको जाती और इनकी भी स्थिति मजबूत होती। और साथ ही साथ यहां पर जो डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र था, ये किसने ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया। मैसूर का जो कोस्टल एरिया था, जहां पे इनकी इसकी पूरी फैक्ट्री वगैरह लगी रहती थी, तो कारखाने इन सब की जो फैक्ट्री लगी रहती थी, यह अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक। अब एक तरह से पूरा टीपू सुल्तान एकदम बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में आ पहुंचा यहीं से, और यहीं से चौथे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध। देखिए जरा उसको, वो क्या था। आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध कब हुआ था? 1799 में। यह कब हुआ था? 1799। अब देखिए, इस समय गवर्नर जनरल हो चुका था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। पूछता है भाई, ये लॉर्ड वेलेस्ली ये पूछता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। देखिए क्या हुआ। क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 में, वह बहुत ही अपमानजनक थी, और अब चैन से सो नहीं पाता था बेचारा टीपू सुल्तान। उसको लगता था कि इससे अच्छा तो हम लड़ते लड़ते मर ही जाते, है ना। तो वह क्या करने लगा, सोचा कि अब अंग्रेजों से भाई अब हो सकता है कि भारत वाले फिर धोखा दे दे, तो अब बाहर के लोगों से संपर्क साधना चालू किया और मॉडर्न तरीके से दूतावास बनाया। जैसे आज के समय में दूतावास है, आज के समय तो काफी हाईटेक है, उस समय के जो हाईटेक जितने हो सकते थे उस तरीके का दूतावास बनाया और उन लोगों से संपर्क साधा। इसी क्रम में उसने नेपोलियन से भी कहा कि तू हमें हेल्प करो, ताकि यहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को हराना है। उसने कहा ठीक है, वादा भी किया कि हम करेंगे। उसके अलावा टर्की, है ना, काबुल, ऐसे ऐसे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे उनसे संपर्क साधा टीपू सुल्तान और कहा कि आप लोग हमें क्या करिए, हेल्प करिए, ताकि हम अंग्रेजों को हरा सके। सबने कहा ठीक है। तब तक वेलेस्ली ने क्या किया, कहा, आरोप लगाया, कहा कि तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, और इसलिए टीपू सुल्तान के ऊपर हमला कर दिया। जैसे अभी के समय, वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि देखिए, जो ज्यादा शक्तिशाली रहता है वो कभी भी हमला कर सकता है। सारी चीजें वो अपने अपने हिसाब से शर्तों को तय करता है। जैसे आप देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, किसे पूछने गया? नहीं, उसने कहा कि ये हमारे देश में ये ड्रग्स भेजता था, सप्लाई करता था। साथ ही साथ कहा कि इसके देश से अमेरिका के विरुद्ध साजिश हो रही थी, इसलिए हमने इसके ऊपर हमला किया। फाइटर जेट वगैरह से पूरा हमला किया। वहां के राष्ट्रपति को भी उठाकर लेकर चले गए, प्रेसिडेंट को, उनकी पत्नी को। अब ये तो सीधे सीधे किसी देश की सोवरेनिटी, उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। लेकिन क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बोले कौन? ठीक ऐसे ही अंग्रेजों के खिलाफ उस समय बोले कौन? क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ताकतवर थे अंग्रेज। मराठे भी नहीं बोल पाए, निजाम भी नहीं बोल पाए, और उस समय उसने क्या किया, अब इस समय न मराठे को पूछ रहा है न निजाम को पूछ रहा है, क्योंकि उसके पास पावर थी।
उसने सीधे सीधे टीपू पर हमला किया और टीपू श्रीरंगपट्टनम के किले में 14 दिनों तक घिरा रहा, लड़ते लड़ते मारा गया और यहीं से उसने क्या किया, फिर मैसूर को अपने अंडर में लिया। अब यहां पर क्या करते थे अंग्रेज, अचानक कोई चीज अपने अंडर में नहीं लेते थे। उसको पता था कि जनता भड़क सकती है, भाई बहुत सारी जनता क्या है, अपने राजा के प्रति उनकी वफादारी है। अब उसने वहां की अधिकतर जो जनता जो हिंदू थी उनसे कहा कि भाई देखो, टीपू सुल्तान तो हैदर अली का लड़का है और हैदर अली तो यहाँ का शासक नहीं था, यहाँ के मूल शासक तो वाडियार वंश के थे। तो एक छोटे से शासक उस वंश के चलते आ रहे थे, कृष्णराज उनका नाम था, बहुत छोटे थे, 4 वर्ष उनकी शायद अवस्था थी। उनको क्या किया, बैठा दिया गद्दी पे, कहा कि अब ये आपके राजा हैं। वहां के लोगों ने भी कहा कि ये हमारे राजा हैं, वाडियार वंश के असली शासक तो यही हैं। बाद और उनको थोड़ा सा क्षेत्र दे दिया, थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा नहीं, इतना क्षेत्र दे दिया जिससे क्या हो सके, उनका जीवन यापन हो सके, खा पी सके, अच्छे से रह सके, थोड़ी से राजा टाइप। लेकिन अब वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बगावत नहीं कर सकते थे। क्यों? एक तो एहसान कि भाई हमें अंग्रेजों ने बैठाया है, दूसरा उनके पास शक्ति नहीं थी, तो अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे लड़ सकते थे। तो बाद में कहे सब कि मिसमैनेजमेंट, ये आप ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, बाद में फिर क्या करते हैं सब, बेंटिक ने फिर इसको मिला लिया, है ना। तो इस तरह से अंग्रेज क्या किए, मैसूर राज्य को मिला लिए। जब यहां पर वेलेस्ली टीपू सुल्तान को मार देता है, उसके बाद से कहता है कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है, भारत अब हमारा है। सोचिए, पूर्व का साम्राज्य, पूर्व मतलब जो ब्रिटेन से पूर्व में है, पूर्व का साम्राज्य, एक साम्राज्य एक तरह से था, वह हमारे कदमों में है और भारत अब पूरी तरह से हमारा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी पता था कि मैसूर उधर मराठों को हरा रहा है, इधर मैसूर, उसको पता था कि जब ये दोनों हार ही रहे, उधर बंगाल हार ही गए, ये सब अब हमारा ही तो होगा, पूरा भारत अब हमारा ही तो है। इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, इसको अपने अंडर में ले लेते हैं। अब देखिए इसमें से क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या किस किस एग्जाम के लिए क्या क्या पूछ सकता है। जैसे अगर एसआई वगैरह की बात करें, सब इंस्पेक्टर वगैरह की बात करें, पुलिस की बात करें, किसी अदर रेलवे वगैरह की एग्जाम की बात करें, तो उसमें इनके डेट पूछे जा सकते हैं कि कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 67 to 69। द्वितीय कब हुआ था, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, 82 84। तृतीय कब हुआ था, तो तृतीय में 90 से 92। चतुर्थ कब हुआ था, 1799, ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद से यह पूछा जा सकता है इस पूरे में कि श्रीरंगपट्टम की युद्ध की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के मध्य के बीच में हुआ था, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि। अब यूपीएससी और पीसीएस में क्या पूछा जा सकता है, इस संधि की शर्तों को, संधि की शर्तें पता रहेगी तभी तो आप स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि सही है या गलत। उसमें दे देगा कि श्रीरंगपट्टम की संधि से संबंधित कथनों को बताइए, ये सत्य है या असत्य। उसमें देगा इस संधि के तहत टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया, ये सही है। दूसरा दे देगा इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े युद्ध हर्जाना के रूप में, ये भी सही है। तीसरा, इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने 2 बच्चों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, ये भी सही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो गलत है, ये भी सही है। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। एक बार एक चीज और इसमें स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है, किस गवर्नर जनरल ने कहा था। तो याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध के बाद से लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। किसने यह कहा था कि 100 दिन से भेड़ की भांति जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह से जियो, किसने कहा था, टीपू सुल्तान ने कहा था। तो ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगली जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग पंजाब देखेंगे कि अंग्रेजों ने पंजाब के खिलाफ कैसी नीति अपनाई, अंग्रेजों ने फिर सिंध के खिलाफ कैसी नीति अपनाई। तो ये सब एक एक क्लास में हम लोग करते हुए चलेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे अंग्रेजों की आर्थिक नीति, अंग्रेजों की सामाजिक नीति, है ना, ये सब चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से कांग्रेस का गठन होता है, 1857 की क्रांति होती है, फिर बाद में कांग्रेस का गठन होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।